नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी पैसे के प्रति सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी कमाई के बावजूद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, जबकि कुछ लोग कम इनकम में भी वेल्थ बना लेते हैं? क्या कारण है कि एक डॉक्टर या इंजीनियर जो लाखों कमाता है वो भी रिटायरमेंट में परेशान हो जाता है, जबकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति जिसने हमेशा सेव किया वो पीसफुली रिटायर करता है? इसका जवाब है साइकोलॉजी। हाँ दोस्तों, पैसे के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिहेवियर है, आपका नॉलेज नहीं। मॉर्गन हाउसल इस किताब में 18 महत्वपूर्ण लेसन्स देते हैं जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिच वर्सेस वेल्दी वर्सेस स्मार्ट। सबसे पहले समझते हैं रिच, वेल्दी और स्मार्ट में क्या फर्क है। रिच व्यक्ति वो है जिसके पास हाई इनकम है, अच्छी कमाई कर रहा है, लेकिन जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च भी करता है। फैंसी कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, सब कुछ विजिबल है। वेल्दी व्यक्ति वो है जिसके पास एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स है। ये सब दिखता नहीं है। वेल्थ वो है जो आप देख नहीं सकते, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज जो रेंट पर दी हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की बात है। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने ईगो को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज अ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। तो याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए सही बिहेवियर और सही साइकोलॉजी। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। अब आते हैं पहले चैप्टर पर, नो वंस क्रेजी। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, यार ये इतना बेवकूफ क्यों है पैसे के मामले में? लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कोई भी क्रेजी नहीं है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। एग्जाम्पल लीजिए, एक व्यक्ति जो 1950s में बड़ा हुआ, उसने इन्फ्लेशन 3-4% देखी, उसके लिए बॉन्ड्स एक सेफ इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन एक व्यक्ति जो 1970s में बड़ा हुआ, उसने 15% इन्फ्लेशन देखी, उसके लिए बॉन्ड्स एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वो गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। एक व्यक्ति जिसने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, उसे स्टॉक मार्केट से डर लगता है, वो कैश रखना पसंद करता है। लेकिन जो व्यक्ति 2008 के बाद मार्केट में आया, वो सिर्फ ग्रोथ देखा है, वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो पॉइंट ये है, हर किसी की फाइनेंशियल डिसीजंस उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती हैं। आपके पेरेंट्स क्यों इतना सेव करने पर जोर देते हैं? क्योंकि उन्होंने स्कैरसिटी देखी है। आप क्यों ज्यादा रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि आपने अलग दौर देखा है। की टेक अवे, दूसरों को जज मत कीजिए, उनकी स्टोरी आपसे अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस आपसे अलग हैं, इसलिए उनके डिसीजंस भी अलग होंगे। अब बात करते हैं लक और रिस्क की। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सक्सेस में लक का भी बड़ा रोल था? 1960s में दुनिया में सिर्फ 300 स्कूल्स थे जहां कंप्यूटर था। बिल गेट्स का स्कूल उनमें से एक था, ये लक था। लेकिन उसी स्कूल में एक और लड़का था, केंट एवंस, जो बिल गेट्स का बेस्ट फ्रेंड था और उतना ही टैलेंटेड था। लेकिन वो 20 की उम्र में माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गया, ये रिस्क था। मॉर्गन हाउसल का पॉइंट है, सक्सेस में लक का रोल है और फेलियर में रिस्क का। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई इसलिए सफल हुए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टाइमिंग, सर्कमस्टेंसेस और लक भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। सिमिलरली, जब कोई फेल होता है तो हम कहते हैं उसने गलत डिसीजंस लिए, लेकिन हो सकता है उसे बैड लक मिला हो या अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स फेस करनी पड़ी हो। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अपनी सक्सेस पर हम्बल रहिए, लक का रोल एक्नॉलेज कीजिए, दूसरों की फेलियर्स पर हार्श जजमेंट मत दीजिए, रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ रिटर्न्स पर। एग्जाम्पल, 2020 में कोविड आया, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। जिनकी जॉब्स चली गई वो अनलकी थे, जिनके ऑनलाइन बिजनेसेस बूम हुए वो लकी थे। दोनों केसेस में इंडिविजुअल कंट्रोल लिमिटेड था। की टेक अवे, बी हम्बल अबाउट योर सक्सेस एंड सिंपैथेटिक अबाउट अदर्स फेलियर्स। लक और रिस्क दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों को एक्नॉलेज करना जरूरी है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। ये चैप्टर बहुत पावरफुल है, टाइटल है नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसल बताते हैं रजत गुप्ता की स्टोरी। वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे, मैकिन्जी के ग्लोबल हेड थे, नेटवर्थ थी $100 मिलियन से ज्यादा। लेकिन उन्हें वो भी कम लगा।
उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल चले गए। एक सक्सेसफुल करियर, एक अच्छी रेपुटेशन, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बिलियनियर फ्रेंड्स को देखकर लगा कि उनके पास भी उतना होना चाहिए। कंपैरिजन ने उन्हें बर्बाद कर दिया। और एग्जांपल्स? बर्नी मैडॉफ अरबों का पॉन्जी स्कीम चलाया क्योंकि इनफ नहीं था। लॉटरी विनर्स $50 मिलियन जीतते हैं और 5 साल में बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो जाती है। आज BMW है तो कल फरारी चाहिए, आज 3 BHK है तो कल पेंट हाउस चाहिए। द गोल पोस्ट प्रॉब्लम। जब आप $50,000 कमाते हैं तो सोचते हैं अगर $100,000 कमाऊं तो खुश रहूंगा। फिर $100,000 कमाने लगते हैं तो सोचते हैं कि अगर 200,000 हो जाए तो सेट हूं। ये गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। सोल्यूशन क्या है? 1. इनफ को डिफाइन करिए। कितना चाहिए कंफर्टेबल लाइफ के लिए? राइट इट डाउन। आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? 2. सोशल कंपैरिजन से बचिए। आपके नेबर ने मर्सिडीज खरीदी तो आपको BMW की क्या जरूरत? 3. नॉन फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करिए। टाइम विद फैमिली, हेल्थ, हॉबीज, ये सब पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। जो है उसके लिए थैंकफुल रहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। की टेक अवे? इनफ को समझना और एक्सेप्ट करना ही असली फाइनेंशियल विजडम है। ग्रीड और कंपैरिजन से बचिए, वरना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। अब आते हैं सबसे मैजिकल कॉन्सेप्ट पर, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की नेट वर्थ है अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 96% वेल्थ उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाई? ये है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट मिलता है। ये साइकिल चलता रहता है। एग्जाम्पल समझते हैं। आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। 12% एनुअल रिटर्न मानते हैं। 35 साल की उम्र में 10 साल बाद आपके पास होगा लगभग 23 लाख। 45 साल की उम्र में 20 साल बाद 75 लाख। 55 साल की उम्र में 30 साल बाद 2.1 करोड़। 65 साल की उम्र में 40 साल बाद 5.8 करोड़। देखिए, पहले 10 साल में 23 लाख, अगले 10 में 52 लाख, फिर 1.35 करोड़ और आखिरी 10 सालों में 3.7 करोड़। यही है कंपाउंडिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वॉरेन बफेट की स्टोरी। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 30 की उम्र तक $1 मिलियन, 40 की उम्र तक $3.9 मिलियन, 50 की उम्र तक $376 मिलियन, 60 की उम्र तक $3.6 बिलियन, 90 प्लस की उम्र में $100 बिलियन। अगर वॉरेन बफेट ने 60 की उम्र में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया होता तो आज वो बिलियनर नहीं होते। उनकी सक्सेस का सीक्रेट है टाइम। कॉमन मिस्टेक्स। 1. लेट स्टार्ट करना। अभी तो यंग हूं, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। 2. इम्पेशेंट होना। 2-3 साल में रिजल्ट्स नहीं दिखे तो क्विट कर देना। 3. कंसिस्टेंट ना रखना। कभी इन्वेस्ट किया, कभी नहीं। रियल एक्शन स्टेप्स। 1. आज से शुरू करिए, चाहे 500 रुपीज ही क्यों ना हो। 2. कंसिस्टेंट रहिए, SIP शुरू करिए। 3. पेशेंट रहिए, कम से कम 15 से 20 साल का होराइजन रखिए। 4. विड्रॉ ना करें, इमरजेंसी फंड अलग रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को टच ना करें। की टेक अवे? कंपाउंडिंग का असली मैजिक तब दिखता है जब आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। वेल्थ बनाना और वेल्थ को मेंटेन करना दोनों बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। गेटिंग वेल्दी, बोल्ड डिसीजंस चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है, अग्रेसिव होना पड़ता है, ऑप्टिमिज्म चाहिए। स्टेइंग वेल्दी, ह्यूमिलिटी चाहिए, फियर ऑफ लूजिंग जरूरी है, कंजर्वेटिव अप्रोच चाहिए, सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जेसी लिवरमोर 1920s में वो स्टॉक मार्केट का किंग था। उसने 1929 के क्रैश में $100 मिलियन कमाए, आज के $1.5 बिलियन के बराबर। लेकिन 1934 में वो बैंकरप्ट हो गया। 1940 में उसने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ वेल्थ बनाना सीखा था, मेंटेन करना नहीं। एब्राहम जमांस्की 1920s में सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर, 1929 में सब कुछ गंवा दिया, उसने भी सुसाइड कर ली। कॉन्ट्रास्ट में वॉरेन बफेट को देखिए। वो कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1।
उनका अप्रोच है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ईगो को कंट्रोल में रखना। की प्रिंसिपल्स फॉर स्टेइंग वेल्दी। पैरानोया रखिए, हेल्दी अमाउंट, हमेशा सोचिए क्या गलत हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट, सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। सर्वाइवल ग्रेटर देन सक्सेस, बड़े रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सर्वाइव करें। वो इन्वेस्टर जो लॉन्गेस्ट टाइम तक मार्केट में रहता है वही जीतता है। प्लान फॉर एरर्स, आपकी प्लानिंग में गलतियों की गुंजाइश होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी। ईगो को कंट्रोल करिए, जब मार्केट अप जाता है तो लगता है हम जीनियस हैं, जब डाउन जाता है तो रियलाइज होता है लक था। हम्बल रहिए। रियल एग्जाम्पल, 2000 to 2002 .com क्रैश। बहुत से मिलियनेयर्स रातों रात गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने सारा पैसा टेक स्टॉक्स में लगा दिया था। कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की थी वो सर्वाइव कर गए। की टेक अवे, गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच में फर्क समझिए। अग्रेसिव से वेल्दी बनिए, कंजर्वेटिव से वेल्दी रहिए। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्किल है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल्स का मतलब है रेयर इवेंट्स, आउटलायर्स, एक्सट्रीम आउटकम्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं ज्यादातर रिजल्ट्स आपके कुछ ही डिसीजन से आते हैं, बाकी सब एवरेज या मीडियोकर होते हैं। इन्वेस्टमेंट में एग्जाम्पल, एक वेंचर कैपिटलिस्ट 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, 50 स्टार्टअप्स फेल हो जाती हैं, टोटल लॉस। 30 स्टार्टअप्स एवरेज रिटर्न्स देती हैं, 15 स्टार्टअप्स अच्छे रिटर्न्स देती हैं, 4 स्टार्टअप्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देती हैं, 1 स्टार्टअप एक्सेप्शनल रिटर्न्स देती है, Amazon, गूगल, फेसबुक जैसी। वो एक ही इन्वेस्टमेंट पूरे पोर्टफोलियो को कैरी करती है। वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो, उन्होंने लाइफ टाइम में 400-500 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनकी ज्यादातर वेल्थ 10 स्टॉक्स से आई है। एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये कुछ ही इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें बिलियनर बनाया। बाकी इन्वेस्टमेंट्स एवरेज या बिलो एवरेज थे, कुछ लॉसेस भी थे, लेकिन कुछ बिग विनर्स ने सब कवर कर दिया। आर्ट, मूवीज, बुक्स में भी यही पैटर्न है। पिकासो ने 50,000 प्लस आर्टवर्क्स बनाई है, लेकिन उनकी वैल्यू का मेजॉरिटी सिर्फ 100-200 पेंटिंग्स से आता है। डिज्नी ने 100 प्लस मूवीज बनाई है, लेकिन लायन किंग, फ्रोजन, अवेंजर्स जैसी कुछ ही ब्लॉकबस्टर्स पूरी कंपनी को प्रॉफिटेबल रखती हैं। रियल लाइफ में एप्लीकेशन, डाइवर्सिफिकेशन करिए। आप नहीं जानते कि कौन सा इन्वेस्टमेंट विनर होगा, इसलिए मल्टीपल बेट्स लगाइए। फेलियर्स को एक्सेप्ट करिए, अगर 10 में से 3 ही सक्सेसफुल हुए तो भी ओके है, ये नॉर्मल है। विनर्स को राइड करिए, जब कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जल्दी एग्जिट मत करिए, उसे ग्रो होने दीजिए। लॉन्ग टेल थिंकिंग, हर डिसीजन इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देगा, पेशेंट रहिए। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मेरे हर डिसीजन सक्सेसफुल होने चाहिए, नहीं। वॉरेन बफेट भी हर स्टॉक में प्रॉफिट नहीं करते, लेकिन जो बिग विन्स हैं वो लॉसेस को कवर कर देते हैं। की टेक अवे, सक्सेस कुछ ही बिग विन्स से आती है, सारी डिसीजन से नहीं। इसलिए डाइवर्सिफाई करिए, पेशेंट रहिए और अपने विनर्स को टाइम दीजिए। फेलियर रेट हाई होगी, ये नॉर्मल है। चैप्टर 7, फ्रीडम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। पैसे का असली मतलब क्या है? बिग हाउस नहीं, लग्जरी कार नहीं, डिजाइनर क्लोथ्स नहीं। असली वेल्थ है कंट्रोल ओवर योर टाइम। रिसर्च स्टडी, थाउजेंड्स ऑफ लोगों पर किया गया स्टडी बताता है जिन लोगों का अपने टाइम पर कंट्रोल होता है वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जॉब टाइटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमी। एग्जाम्पल्स, व्यक्ति ए ₹2 लाख पर मंथ सैलरी, लेकिन 12 आवर्स ऑफिस में, वीकेंड में भी काम, बॉस का प्रेशर, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। व्यक्ति बी ₹80,000 पर मंथ, लेकिन फ्लेक्सिबल आवर्स, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, अपने प्रोजेक्ट्स चूज कर सकता है, फैमिली के साथ टाइम है। कौन ज्यादा खुश होगा? रिसर्च कहती है व्यक्ति बी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मॉर्गन हाउसल खुद, वो कहते हैं आई राइट व्हेन आई वांट टू राइट, अबाउट व्हाट आई वांट टू राइट, फॉर whom आई वांट टू राइट। यही मेरे लिए वेल्थ है। उन्होंने हाई पेइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब छोड़ दी क्योंकि वहां फ्रीडम नहीं थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है नौकरी छोड़ने की फ्रीडम, टॉक्सिक बॉस को कहने की फ्रीडम कि आई क्विट, बच्चों के स्कूल इवेंट में जाने की फ्रीडम, बीमार पेरेंट्स की देखभाल करने की फ्रीडम, अपने पैशन को परस्यू करने की फ्रीडम। हाउ टू अचीव दिस फ्रीडम? लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखिए। अगर आपका एक्सपेंस कम है
तो आपको कम पैसे की जरूरत है फ्रीडम के लिए। सेव अग्रेसिवली, जितना ज्यादा सेव करेंगे उतनी जल्दी फ्रीडम मिलेगी। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाइए, रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, ये सब आपको फ्रीडम देते हैं। इनफ को डिफाइन करिए, कितने पैसे चाहिए कंफर्टेबल लाइफ के लिए, उससे ज्यादा की चेज मत करिए। कैलकुलेशन एग्जाम्पल, अगर आपका एनुअल एक्सपेंस है ₹6 लाख और आप 6% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको चाहिए ₹1 करोड़। ₹1 करोड़ एट 6% इक्वल टू ₹6 लाख पर ईयर इक्वल टू ₹50,000 पर मंथ। ये है आपका फ्रीडम नंबर। की टेक अवे, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसा है अपने टाइम को खरीदने के लिए, अपनी फ्रीडम को खरीदने के लिए। यही अल्टीमेट वेल्थ है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करिए, सड़क पर एक फेरारी गुजरती है। आप सोचते हैं वाओ, कितना सक्सेसफुल आदमी होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये सोच गलत है। द पैराडॉक्स, जब आप किसी को फेरारी में देखते हैं तो आप उस व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप कार की तारीफ कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं काश मेरे पास भी फेरारी होती तो लोग मुझे इज्जत देते। लेकिन रियलिटी ये है, जब आपके पास फेरारी होगी तब भी लोग आपको नहीं, फेरारी को देखेंगे। द ओनर्स पर्सपेक्टिव, फेरारी ओनर सोचता है लोग मुझे देखकर इंप्रेस हो रहे हैं। रियलिटी, लोग सोच रहे हैं मुझे भी फेरारी चाहिए। व्हाई डज दिस मैटर? लोग अक्सर इसलिए लग्जरी चीजें खरीदते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरे उन्हें रिस्पेक्ट करें। लेकिन आयरॉनिकली रिस्पेक्ट मिलता ही नहीं। बेटर अप्रोच, जो आपको जेन्युइनली खुशी दे वो खरीदिए। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मत खरीदिए। ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी ज्यादा रिस्पेक्ट लाती है फ्लैशी कार्स से। रियल एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, वर्ल्ड्स रिचेस्ट लोगों में से एक। वो सेम घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। वो सिंपल कार चलाते हैं, वो मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट खाते हैं और लोग उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। की टेक अवे, स्टेटस सिंबल से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिस्पेक्ट मिलती है ह्यूमिलिटी से, काइंडनेस से और जेन्युइन कैरेक्टर से। फ्लैशी लाइफस्टाइल से बचिए। चैप्टर 10, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ये चैप्टर पिछले चैप्टर का एक्सटेंशन है। द बिग आइडिया, रिच होना विजिबल है, फैंसी कार, बिग हाउस, डिजाइनर क्लोथ्स। वेल्दी होना इनविजिबल है, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स। जब आप किसी को BMW में देखते हैं तो सिर्फ ये पता चलता है कि उसने 50 लाख रुपीस स्पेंड किए हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि उसके पास कितनी सेविंग्स है, उसने कितना लोन लिया है, उसका नेट वर्थ क्या है। रियल एग्जाम्पल, व्यक्ति ए, 1 करोड़ की एनुअल इनकम, 95 लाख एनुअल एक्सपेंसेस, 5 लाख सेविंग्स, नेट वर्थ 20 लाख रुपीस, 10 साल बाद भी। लुक्स रिच, एक्चुअली पुअर। व्यक्ति बी, 40 लाख की एनुअल इनकम, 25 लाख एनुअल एक्सपेंसेस, 15 लाख सेविंग्स, नेट वर्थ 2 करोड़ रुपीस, 10 साल बाद। लुक्स मिडिल क्लास, एक्चुअली वेल्दी। द इनविजिबल मिलियनेयर, स्टडी बताती है अमेरिका में मोस्ट मिलियनेयर्स वो नहीं है जो फैंसी नेबरहुड्स में रहते हैं, वो है मिडिल क्लास नेबरहुड्स में रहने वाले, मॉडेस्ट कार्स चलाने वाले, सिंपल लाइफस्टाइल वाले, लेकिन अग्रेसिव सेवर्स। व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि जब आप कम स्पेंड करते हैं तो आप ज्यादा सेव कर सकते हैं, और ज्यादा सेविंग्स मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स मतलब कंपाउंडिंग का बेनिफिट। प्रैक्टिकल लेसन, अगर आप ट्रूली वेल्दी बनना चाहते हैं तो अपनी इनकम को डिस्प्ले मत करिए, लाइफस्टाइल को हम्बल रखिए, सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करिए। की टेक अवे, ट्रू वेल्थ वो है जो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो अक्सर डेट होता है। रिच दिखने की बजाय वेल्दी बनने पर फोकस करिए। चैप्टर 10, सेव, जस्ट सेव। अब सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल चैप्टर, जस्ट सेव। मॉर्गन हाउसल कहते हैं सेविंग के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, बस सेव करना शुरू करिए। Why saving matters more than returns? Scenario A, 10,000 rupees monthly investment, 15% return, 20 years. Final amount, 1.51 crore rupees. Scenario B, 15,000 rupees monthly investment, 10% return, 20 years. Final amount, 1.14 crore rupees. देखिए, कम रिटर्न पर भी ज्यादा सेव करने से आप कंपैरेबल वेल्थ बना सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपके सेविंग्स रेट पर आपका कंट्रोल है, रिटर्न पर मार्केट का कंट्रोल है। द साइकोलॉजी ऑफ सेविंग। बहुत से लोग सोचते हैं पहले इनकम बढ़ाऊं फिर सेव करूंगा। गलत अप्रोच। आज से सेव करना शुरू करिए, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो। सेविंग्स इक्वल्स फ्रीडम। सेविंग्स आपको ऑप्शंस देती है। सेविंग्स आपको इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड रखती है।
सेविंग्स आपको नो कहने की पावर देती है। सेविंग्स आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की एबिलिटी देती है। हाउ मच टू सेव? कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन है। 20 to 30% ऑफ इनकम अगर यंग है तो, 30 to 40% अगर फाइनेंशियली अग्रेसिव है तो, 50% प्लस अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो। प्रैक्टिकल टिप्स: पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए पहले सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ऑटोमेट करिए, ऑटो डेबिट लगा दीजिए, SIP, रिकरिंग डिपॉजिट एटसेट्रा। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए। सैलरी बढ़ी तो सारा पैसा लाइफस्टाइल में मत लगाइए। इमरजेंसी फंड बनाइए। 6 to 12 मंथ्स का एक्सपेंस लिक्विड रखिए। की टेक अवे: परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करिए, जस्ट स्टार्ट सेविंग। सेविंग्स रेट ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में। चैप्टर 11 रीजनेबल वर्सेस रैशनल। ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं थियोरेटिकली परफेक्ट स्ट्रैटेजी से बेटर है प्रैक्टिकली रीजनेबल स्ट्रैटेजी। व्हाट डज दिस मीन? रैशनल स्ट्रैटेजी मैथमेटिकली परफेक्ट हाईएस्ट रिटर्न्स वाली, लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। रीजनेबल स्ट्रैटेजी थोड़ा कम ऑप्टिमल, लेकिन आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएंगे। एग्जाम्पल: 100% स्टॉक्स रैशनल, लॉन्ग टर्म में हाईएस्ट रिटर्न्स लेकिन बहुत वॉलेटाइल। मार्केट क्रैश में 50% लॉस हो सकता है, आप पैनिक करके बेच देंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। 70% स्टॉक्स प्लस 30% बॉन्ड्स रीजनेबल, स्लाइटली कम रिटर्न्स लेकिन लेस वॉलेटाइल, आप काम रह पाएंगे, आप इन्वेस्टेड रहेंगे, लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट्स। रियल लाइफ एग्जांपल: 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। बहुत से रैशनल इन्वेस्टर्स ने बॉटम पर सब कुछ बेच दिया क्योंकि वो साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं कर पाए, जबकि रीजनेबल इन्वेस्टर्स जिनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था वो होल्ड कर पाए और रिकवर कर गए। पर्सनल फाइनेंस में एप्लीकेशन: टर्म इंश्योरेंस वर्सेस एंडाउमेंट प्लान्स। टर्म इंश्योरेंस रैशनल है, लेकिन अगर एंडाउमेंट प्लान से आपको डिसिप्लिन मिलती है तो वो रीजनेबल है। रेंटिंग वर्सेस बाइंग। रेंटिंग रैशनल हो सकती है फाइनेंशियली, लेकिन अगर हाउस ओनरशिप आपको इमोशनल सिक्योरिटी देती है तो बाइंग रीजनेबल है। इंडेक्स फंड्स वर्सेस एक्टिव फंड्स। इंडेक्स फंड्स रैशनल है, लेकिन अगर एक्टिव फंड मैनेजर पर आपको ट्रस्ट है और वो आपको इन्वेस्ट करने मोटिवेट करता है तो रीजनेबल है। द पॉइंट: फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ स्प्रेडशीट्स पर नहीं लेने हैं। रियल लाइफ में इमोशंस, साइकोलॉजी और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं। की टेक अवे: वो स्ट्रैटेजी चूज करिए जो आप एक्चुअली फॉलो कर पाए। परफेक्ट थ्योरेटिकल प्लान से बेटर है इम्परफेक्ट प्लान जो आप स्टिक कर सकते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। ये चैप्टर अनसर्टेनिटी के बारे में है। द कोर आइडिया: फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करती, वो राइम्स करती है। एग्जाम्पल: 2000 में कोई नहीं सोचता था कि 2001 में 9/11 होगा, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, 2020 में पैंडेमिक पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर देगी। ये सब सरप्राइजेस थे। फाइनेंशियल प्लानिंग में इसका इंपैक्ट: आप परफेक्ट रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 7% रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं, 30 इयर्स प्लान बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी में कभी रिसेशन आएगी, कभी मेडिकल इमरजेंसी होगी, कभी जॉब लॉस होगा, कभी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो क्या करें? प्लान फॉर सरप्राइजेस। कंजर्वेटिव अजम्पशंस रखिए। अगर मार्केट 12% रिटर्न देती है तो अपनी प्लानिंग में 8% अज्यूम करिए। बफर रखिए। एक्सपेक्टेड से 20-30% ज्यादा सेव करिए। फ्लेक्सिबल रहिए। फिक्स्ड गोल्स से ज्यादा डायरेक्शनल गोल्स रखिए। अडेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। जब सिचुएशन चेंज हो, स्ट्रैटेजी चेंज करने से मत डरिए। मॉर्गन हाउसेल्स एडवाइस: द करेक्ट लेसन टू लर्न फ्रॉम सरप्राइजेस इज दैट द वर्ल्ड इज सरप्राइजिंग। इसे एक्सेप्ट करिए, इससे डरिए मत, बस प्रिपेयर्ड रहिए। की टेक अवे: फ्यूचर अनसर्टेन है, परफेक्ट प्रेडिक्शंस की बजाय फ्लेक्सिबल प्रिपरेशंस पर फोकस करिए। सरप्राइजेस आएंगी, उनके लिए रेडी रहिए। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। यह पिछले चैप्टर का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी: हर प्लान में गलती की गुंजाइश रखिए, सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। इंजीनियरिंग एग्जाम्पल: जब ब्रिज बनाई जाती है तो इंजीनियर्स उसे 10x स्ट्रॉन्गर बनाते हैं देन रिक्वायर्ड। अगर ब्रिज को 1000 कार्स हैंडल करनी है तो उसे 10,000 कार्स हैंडल करने लायक बनाया जाता है। क्यों? रूम फॉर एरर। फाइनेंस में एप्लीकेशन: इमरजेंसी फंड, 6 मंथ्स का एक्सपेंस मत रखिए, 12 मंथ रखिए, बेटर सेफ देन सॉरी। रिटायरमेंट प्लानिंग: अगर 2 करोड़ रुपीस चाहिए तो 3 करोड़ टारगेट रखिए,
अगर 4% विड्रॉल रूल सेफ है तो 3% यूज करिए। डेट, अगर 50 लाख रुपीस का लोन अफोर्ड कर सकते हैं तो 30 लाख रुपीस लीजिए। EMI नेवर 40% इनकम से ज्यादा। रियल एग्जाम्पल, 2020 पैंडेमिक, जिन लोगों के पास बफर था, इमरजेंसी फंड, लेस डेट, डाइवर्सिफाइड इनकम, वो सर्वाइव कर गए। जिन्होंने टाइट बजट पर ऑपरेट किया वो स्ट्रगल कर गए। द पैराडॉक्स, रूम फॉर एरर रखने से शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स कम लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सर्वाइवल इंश्योर करता है। की टेक अवे, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बफर फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर 14, यू विल चेंज। ये चैप्टर बहुत रिलेटेबल है। द कोर ट्रूथ, आप 20 की उम्र में अलग थे, 30 में अलग होंगे, 40 में और अलग, 60 में टोटली डिफरेंट। एग्जाम्पल्स, 25 साल की उम्र में मुझे लग्जरी कार चाहिए, 35 साल की उम्र में मुझे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, 45 साल की उम्र में मुझे पेरेंट्स की हेल्थ केयर के लिए पैसे चाहिए, 55 साल की उम्र में मुझे पीसफुल रिटायरमेंट चाहिए। गोल्स बदलते रहते हैं। कॉमन मिस्टेक, लोग लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं अज्यूमिंग कि उनकी प्रेफरेंसेस नहीं बदलेंगी। 25 की उम्र में 30 ईयर होम लोन लिया, 30 की उम्र में रियलाइज हुआ ये सिटी पसंद नहीं, अब स्टक है। बेटर अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से बचिए जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो। रिवर्सिबल डिसीजंस लीजिए जहां पॉसिबल हो। अपने फाइनेंशियल प्लान को रेगुलरली रिव्यू करिए। प्रैक्टिकल टिप्स, हर 2-3 साल में गोल्स रिव्यू करिए, लाइफ चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए। एक्सट्रीम पोजीशन से बचिए, नीदर टू अग्रेसिव नॉर टू कंजर्वेटिव। बैलेंस मेंटेन करिए। की टेक अवे, आप बदलेंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, इसलिए इनफ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म प्लान से बचिए, अडैप्टेबल रहिए। चैप्टर 15, नथिंग इज फ्री। मॉर्गन हाउसल कहते हैं हर चीज की कीमत होती है, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की भी। द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग, मार्केट रिटर्न्स फ्री नहीं है, आपको कीमत चुकानी पड़ती है। वॉलेटिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट। एग्जाम्पल, Amazon स्टॉक ने 2000 से 2020 तक 40,000% रिटर्न दिया, लेकिन इस बीच 2001 में 95% गिर गया, 2008 में 60% गिर गया, कई बार 20-30% करेक्शंस। अगर आप ये वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाए तो वो 40,000% रिटर्न नहीं मिलेगा। द लेसन, ये वॉलेटिलिटी एक बग नहीं है, ये एक फीचर है, यही एडमिशन प्राइस है। रियल एप्लीकेशन, जब मार्केट गिरता है तो ये सोचिए कि ये वो प्राइस है जो मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए पे कर रहा हूं। पैनिक मत करिए, ये पार्ट ऑफ द डील है। की टेक अवे, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की कीमत है वॉलेटिलिटी और इमोशनल डिस्कंफर्ट। ये प्राइस पे करने के लिए रेडी रहिए, कोई फ्री लंच नहीं है। चैप्टर 16, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। द कोर आइडिया, पेसिमिज्म हमेशा ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है ऑप्टिमिज्म से, लेकिन ऑप्टिमिज्म ही ग्रोथ ड्राइव करता है। व्हाई पेसिमिज्म साउंड स्मार्ट। पेसिमिज्म डिटेल्ड होता है, जैसे ये क्रैश होगा क्योंकि डेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल है। ऑप्टिमिज्म सिंपल होता है, चीजें बेहतर होंगी। लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं। एग्जाम्पल्स, हर साल कोई ना कोई मार्केट क्रैश प्रिडिक्ट करता है, मीडिया नेगेटिव न्यूज ज्यादा हाईलाइट करती है, डूम एंड ग्लूम प्रिडिक्शंस वायरल होती हैं, लेकिन रियलिटी, लास्ट 100 इयर्स में वर्ल्ड वॉर्स हुए, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, मल्टीपल रिसेशंस हुए, पैंडेमिक्स आए, फिर भी स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल ग्रोथ दिखाया है। इकोनॉमी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है। द साइकोलॉजी, हम एवोल्यूशनरी बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन इन्वेस्टिंग में ये हार्मफुल हो सकता है। रियल एग्जाम्पल, अगर 2008 क्राइसिस के बाद आपने सोचा मार्केट क्रैश हो गया, अब कभी रिकवर नहीं होगा और इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपने 2009 से 2020 की पूरी ग्रोथ मिस कर दी। जो ऑप्टिमिस्टिक रहे और इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे। द बैलेंस, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी गलत है, लेकिन एक्सेसिव पेसिमिज्म भी हार्मफुल है। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म बेस्ट अप्रोच है। चैलेंजेस को एक्नॉलेज करो, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पर विश्वास रखो। की टेक अवे, पेसिमिज्म स्मार्ट लगता है लेकिन काम करता है,
लॉन्ग टर्म में मार्केट्स ग्रो करती हैं डिस्पाइट शॉर्ट टर्म सेटबैक्स। फियर की बजाय फैक्ट्स पर फोकस करिए। चैप्टर 17 व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। ये चैप्टर कॉग्निटिव बायसेस के बारे में है। द कोर आइडिया, लोग वो बिलीव करते हैं जो वो बिलीव करना चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में। कंफर्मेशन बायस, आप वो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करे। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन क्रैश होगा तो आप सिर्फ नेगेटिव न्यूज पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट हमेशा बढ़ती है तो आप वार्निंग्स इग्नोर करेंगे। स्टोरी ओवर स्टैटिस्टिक्स, लोग नंबर्स से ज्यादा स्टोरीज पर बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल, आपका दोस्त बताता है मैंने स्टॉक XYZ में इन्वेस्ट किया और डबल हो गया। आप भी इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स इग्नोर कर देते हैं जो बताती है कि मोस्ट डे ट्रेडर्स पैसे हारते हैं। रीसेंसी बायस, हाल की इवेंट्स को ज्यादा वेटेज देना। एग्जाम्पल, मार्केट 2 साल से अप जा रहा है तो लगता है हमेशा अप ही जाएगा, या मार्केट क्रैश हुआ तो लगता है अब हमेशा डाउन ही जाएगा। द डेंजर, ये बायसेस आपको गलत डिसीजंस लेने पर फोर्स करती हैं। बबल के टॉप पर बाइंग करना, क्रैश के बॉटम पर सेलिंग करना, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में ब्लाइंडली फॉलोइंग करना। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डेविल्स एडवोकेट खेलिए, अपने विचारों को चैलेंज करिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लीजिए, सिर्फ वो लोग मत सुनिए जो आपसे अग्री करते हैं। डेटा पर फोकस करिए, इमोशनल स्टोरीज से बचिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करिए। सिस्टम्स बनाइए, इमोशनल डिसीजंस की बजाय रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए। की टेक अवे, अपने बायसेस को पहचानिए, इमोशंस की बजाय लॉजिक से डिसीजंस लीजिए। जो सुनना चाहते हैं वो नहीं, जो सच है वो बिलीव करिए। चैप्टर 18 ऑल टुगेदर नाउ। अब सब चैप्टर्स को एक साथ जोड़ते हैं। द बिग पिक्चर, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये बिहेवियर, साइकोलॉजी, इमोशंस और वैल्यूज की बात है। की प्रिंसिपल समरी, एवरीवन हैज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, उनके डिसीजंस को जज मत करिए। लक और रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, हम्बल रहिए। इनफ डिफाइन करिए, ग्रीड से बचिए। कंपाउंडिंग का मैजिक समझिए, जल्दी शुरू करिए और पेशेंट रहिए। गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी अलग स्किल्स हैं, सर्वाइवल फोकस करिए। कुछ ही बिग विन्स मैटर करती हैं, डाइवर्सिफाई करिए और पेशेंट रहिए। मनी बाइज फ्रीडम, यही अल्टीमेट गोल है। स्टेटस सिंबल्स मत खरीदिए, जेन्युइन हैप्पीनेस पर फोकस करिए। ट्रू वेल्थ इनविजिबल है, हम्बल लाइफस्टाइल रखिए। जस्ट सेव, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं। रीजनेबल ग्रेटर दैन रैशनल, प्रैक्टिकल अप्रोच लीजिए। सरप्राइजेस होंगी, फ्लेक्सिबल रहिए। रूम फॉर एरर रखिए, बफर बनाइए। आप चेंज करेंगे, अडेप्टेबल रहिए। रिटर्न्स की प्राइस है वॉलेटिलिटी, इसे एक्सेप्ट करिए। ऑप्टिमिज्म काम करता है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहिए। बायसेस से बचिए, इमोशनल डिसीजंस मत लीजिए।